आयुर्वेद बहुत वाइड टॉपिक है और वो क्या कहता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रश्न, कि दुनिया में 108 से अधिक पैथीज हैं। आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है आप बीमार ही ना पड़ो। बाकी सब क्या कहते हैं, आप बीमार पड़े हो आप आओ ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आयुर्वेद कह रही है कि अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप बीमार ना पड़े। तो यहाँ पे दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, आहार विहार का, हमारे पूरे लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और साथ साथ अब अगर कोई बीमार पड़ गया उसके लिए चिकित्सा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसे अब हम किडनी की बात करें तो किडनी में क्या होता है, जब पेशेंट प्रॉब्लम में होता है, जब उसका टेस्ट होता है तब उसे पता चलता है कि उसका क्रेटनाइन जो है 1.52 के आसपास। बिल्कुल। एंड ग्रेजुअली वो क्रेटनाइन इंक्रीज होता चला जाता है, फिर वो पहुंचता है 4, 5, 6 तक। इन बिटवीन वो बहुत सी बार नेफ्रोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा होता है। 4, 5, 6 तक आता है, देन उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अब आप डायलिसिस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सूनर और लेटर यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस। तो पेशेंट माइंड मेकअप करता है डायलिसिस के लिए और वो रेडी होता है, फाइनेंशियल चीज़ें रेडी करता है। उसके बाद उसका डायलिसिस स्टार्ट होता है, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कहा जाता है कि अब ये डायलिसिस जो है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, अब हमें साथ साथ ट्रांसप्लांट की भी तैयारी करनी है। वहाँ पे वो ट्रांसप्लांट की तैयारी करता है, डोनर किडनी का अरेंज करता है, एक अमाउंट का अरेंज करता है 15-20 लाख रुपए का। और ट्रांसप्लांट की जो एवरेज एज होती है वो 5 साल होती है। चलने को उससे ज़्यादा भी चल जाए लेकिन अल्टीमेटली वो फेल होता है। उसके साथ साथ देयर आर इन्यूमरेबल प्रिकॉशंस जो एक ट्रांसप्लांट किडनी पेशेंट को लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेसेंट लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ट्रांसप्लांट फेल हुआ, फिर जो है अब पेशेंट क्या करेगा, अब वो दोबारा से डायलिसिस पर जाएगा। यानी कि पेशेंट जो शुरू हुआ क्रेटनाइन 2-3 से लेके, जहाँ पे उसको किडनी के नाम पर बीपी की दवाई दी गई, डाइटोर दी गई, लेसेक्स दी गई या उसको कैल्शियम की गोलियां दी गई, धीरे धीरे उसका डायलिसिस स्टार्ट हुआ। डायलिसिस के बाद वो ट्रांसप्लांट पे आया और ट्रांसप्लांट जब फेल हुआ तो वो दोबारा से डायलिसिस स्टार्ट हो गया। तो ये एक प्रकार का कुचक्र बन गया, विशेष सर्कल बन गया कि जहाँ से आप शुरू हुए वहीं पर आके आप रुक गए और इतनी सब कुछ करवा लिया, सारा कुछ झेल लिया इन बिटवीन। आपने, आपके परिवार ने, मेंटली, फाइनेंशियली सब चीज़ें झेल ली। तो जो पेशेंट सिर्फ ये है कि अगर वो कोई ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है या कोई डायलिसिस करा रहा है तो आयुर्वेद में GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना संभव है। यानी कि GFR यानी कि जो किडनी आपकी 1 मिनट में फिल्टर कर रही है, जी जी, 1 मिनट में किडनी की एवरेज फिल्ट्रेशन 70 से 90 ml पर मिनट है। तो लगभग अब जब डायलिसिस शुरू होता है तो ये 10 ml 12 ml तक होती है या उससे भी कम होती है। तो आपकी किडनी जो है हो सकता है 1/10 या 1/15 काम कर रही हो, तो एक टेस्ट वहाँ होगा, एक टेस्ट 3 महीने बाद होगा। अगर यहाँ पे चेंजेस आने लग जाते हैं देन आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देन आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पावर है, शक्ति है आयुर्वेद की। और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके साथ साथ डाइट, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, डिसिप्लिन, सब चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बताया। तो मैं इससे समझ पा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा आयुर्वेदा है ये एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें एक बड़ी जो चिकित्सा पद्धति उसमें पंचकर्मा की भी बात होती है। तो क्या ये किडनी पेशेंट्स के लिए पंचकर्मा भी आप प्रेफर करते हैं उनको, और पंचकर्मा से ही उनकी स्टार्ट होता है हीलिंग के लिए? पंचकर्मा आयुर्वेद का एक बहुत पावरफुल सूत्र है जी, जिसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये क्या है। वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये 5 चीज़ों का समन्वय है पंचकर्म जी। और उसी जो प्रोसीजरल रेडी किया जाता है उसमें होता है अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन। अब पंचकर्म कराने से त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ का शोधन होता है और फिर
यहाँ पे शमन होता है हमारा जब हम औषधियाँ देते हैं। तो पहले बॉडी का डिटॉक्स होगा जी फिर बॉडी की रिजुविनेशन होगी। जी तो डिटॉक्स हो गया शोधन से, रिजुविनेशन हो गई जो है डिटॉक्स हो गया हमारा शोधन यानी पंचकर्म से, और रिजुविनेशन हो गई जो हमने शमन यानी कि जो चिकित्सा पद्धति उनको दी, जो दवाइयाँ उनको दी। बिल्कुल। जी तो ये दोनों जब मिल के काम करते हैं तो रिजल्ट आता है बहुत अच्छे। क्योंकि हमारी बॉडी में तरह तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, आम जमा होता है। आम मतलब है यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जो विष क्रिएट कर रहे हैं, मैं उनको आम कह रहा हूँ। किडनी पेशेंट में उनका नाम हो सकता है यूरिया, क्रेटनाइन हो सकता है, अन्य डिजीज में उनका नाम अलग अलग होगा, बट हैं वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अलग जड़ अलग वही फॉर्म है। में, अलग अलग फॉर्म में, जिसे हम आम कह रहे हैं। जी किसी के लिए कोलेस्ट्रॉल हो सकता है अलग अलग फॉर्म अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, एलडीएल भी हो सकता है, वीएलडीएल भी हो सकता जी है। जी 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 तो समझना ये है कि हमें जड़ पे काम करना जरूरी है। किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, और जो बीपी के पेशेंट हैं और जो शुगर के पेशेंट हैं, ये दो ही मुख्य कारण हैं किडनी के, जी बीपी और शुगर। जितना डायबिटीज़ खतरनाक नहीं है उससे कई गुना डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक है, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों पे असर आना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, दिमाग पे असर आना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी पे असर आना। इस प्रकार डायबिटीज़ हमारे हर मुख्य अंग को नुकसान पहुंचाती है। तो ज़रूरी है कि जो ये घातक डायबिटीज़ है, जो भारत विश्व की जी डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, जहाँ पे रोज़ डायबिटीज़ पेशेंट के नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम इस गंभीर बीमारी को भी मात दें और साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही बीपी, दूसरी समस्या है बीपी, जो किडनी की अन्य एक जड़ और उसका स्टार्ट करने वाली बीमारी, स्रोत है वो। स्रोत है। बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने के कारण वो जब किडनी को नुकसान देता है तो उसे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहा जाता है। दिमाग को भी नुकसान दे सकता है, स्ट्रोक भी कर सकता है, पैरालिसिस भी कर सकता है, हार्ट को भी नुकसान देता है, सारे ऑर्गन्स को नुकसान देता है बड़ा वो बीपी। और जब वो किडनी पे घात मारता है तो उसे कहा जाता है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। जी बिल्कुल। तो ये दो मुख्य कारण तो हैं ही हैं, जहाँ पे बीपी और शुगर से तो बचना ही है, उसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है। बीपी शुगर ना हो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बीपी शुगर हो गई तो वो बढ़े ना, वो अनकंट्रोल ना रहे, अनकंट्रोल लगा तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ तीसरा जो मुख्य कारण आजकल नज़र में आ रहा है, इन दोनों के साथ साथ आजकल यंग पेशेंट जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं किडनी के। राइट राइट जी, तो यंग जो पेशेंट है ना, उनमें क्या आता है कि बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो क्या है, तो उनके अंदर बहुत सी बार ऐसा देखने में मिलता है कि वो जो पेशेंट थे वो अपनी बॉडी बनाना चाह रहे थे और उसलिए वो जिम गए। बिल्कुल। और जिम जाने के बाद उन्होंने सब कुछ अच्छा करा, लेकिन एक चीज़ वो गलत कर गए वहाँ जाके, उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए। सप्लीमेंट्स लेना मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन सप्लीमेंट्स किस तरीके के लिए वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं उसका ओवर इनटेक करने से नुकसान हो जाता है। बहुत BCA और अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स आते हैं जो दुनिया भर के आते हैं, लेकिन बहुत सी बार इन सप्लीमेंट्स में ऐसे कुछ पदार्थ मिले होते हैं जिससे जो जिम करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, उसके एकदम से मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बॉडी बिल्कुल वेल कट और वेल डिफाइंड हो जाती है, इससे उसको मज़ा आता है। और वो पदार्थ कई बार हमें नुकसान देते हैं, जिसके अंदर स्टीरॉइड्स तक भी मिले हो सकते हैं। स्टीरॉइड खाते ही बॉडी बन जाएगी। मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं स्टीरॉइड के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल। मैं बॉडी बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं गलत तरीके से बॉडी बनाने के अगेंस्ट हूँ। और मेरी उन सभी लोगों से ये विनम्र विनती है जो जिम जा रहे हैं, वो सप्लीमेंट का चयन बड़े देखभाल से करें और सप्लीमेंट का ओवरडोज भी ना करें। नेचुरल तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोटीन वाली प्रोडक्ट्स भी आप नेचुरली ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप प्रोडक्ट का चयन देखभाल करके कीजिए।